हेलो फ्रेंड, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सुपर स्टडी फोर में वेलकम है। जैसा कि दोस्तों मैं यूपीपीसीएल यूपीआर मिलन टेक्नीशियन ग्रेड 2 के लिए ठीक है थ्योरी क्लास चला रहे हैं, जो कि हमारी मिक्स क्लास चल रही है। उस मिक्स क्लास में दोस्तों यदि आप इलेक्ट्रीशियन के स्टूडेंट हैं तो आपके लिए भी इम्पॉर्टेंट है, आप इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक्स के इंस्ट्रूमेंट हैं तो आपके लिए भी इम्पॉर्टेंट है, या आप इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक्स के इंस्ट्रूमेंट हैं तो आपके लिए भी इम्पॉर्टेंट है। तो मेरा मेन टारगेट क्या है, आपका यूपीपीसीएल टेक्नीशियन ग्रेड 2 एंड यूपीआर मिलन टेक्नीशियन ग्रेड 2 की वैकेंसी। ठीक है, इसके अंतर्गत जो वैकेंसी आई है और अभी तक आप फॉर्म नहीं फिलअप किए हैं तो आप फॉर्म फिलअप कर सकते हो, क्योंकि ऑलरेडी फॉर्म की डेट बढ़ी हुई है और चल रही है अभी तक। ठीक है, तो इसी क्रम दोस्तों मेरा टॉपिक चल रहा है ऑलरेडी बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स। तो बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स में हम पढ़ रहे हैं क्या, हम सेमीकंडक्टर डायोड ऑलरेडी पढ़ के ख़त्म, क्या उसी का पार्ट चल रहा है अभी। तो सेमीकंडक्टर डायोड में ही तो हम बात करेंगे आज किसकी, रेक्टिफायर की। ठीक है, रेक्टिफायर की बात करेंगे और हम बात करेंगे ब्रेकडाउन की। ठीक है, ब्रेकडाउन और रेक्टिफायर। इसके अलावा दोस्तों हम बात करेंगे सम टाइप्स ऑफ डायोड। ठीक है, जो हमारे डायोड होते हैं उन डायोड के टाइप्स के बारे में देखेंगे, कौन से डायोड होते हैं, कितने टाइप होते हैं। ठीक है, उनकी वर्किंग क्या है, उसकी प्रिंसिपल के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। आज हम उसके सिर्फ क्लासिफिकेशन पे हम बात करेंगे। ठीक है, तो आज हम अच्छे से पहले हम ब्रेकडाउन को जानेंगे कि ब्रेकडाउन होता क्या है। ठीक है, तो ब्रेकडाउन कितने प्रकार के होते हैं, क्योंकि इस पर क्वेश्चन आता है, 1 या 2 क्वेश्चन बनते हैं ब्रेकडाउन से, वो सिंपल से क्वेश्चन होते हैं, वो आपको आज क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, इसके पहले दोस्तों यदि मेरे यूट्यूब चैनल पर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं। दोस्तों ये आपका अपना चैनल है। ठीक है, आप इसे अपना चैनल समझें, इसे जितना ज़्यादा से ज़्यादा आगे बढ़ा सकते हैं आप उसे बढ़ाते रहें। ठीक है, यदि अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। दोस्तों ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, हम चलेंगे आज की क्लास को स्टार्ट करेंगे। इसके पहले हम आपको बता देते हैं, यदि आप अभी तक आप मेरे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर हर वीडियो से संबंधित PDF आपको वहाँ पे मिल जाएगी। ठीक है दोस्तों, आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। दोस्तों हम बात करेंगे ब्रेकडाउन की। तो ब्रेकडाउन को जानने से पहले हम कुछ पुरानी बातों को याद करते हैं। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कि जो हमारी रिवर्स बायस में यदि डायोड होता है हमारा, तो पहली बात देखिए, डायोड जब फॉरवर्ड बायस में होता है तब क्या होता है। जब डायोड हमारा फॉरवर्ड बायस में होता है तो उस कंडीशन में क्या होगा, जो हमारी सर्किट होगी क्या होती है, शॉर्ट होती है। जब सर्किट हमारी शॉर्ट होगी तो क्या होगा, धारा का प्रवाह आसानी से होगा। ठीक है, तो उस कंडीशन में जो हमारा सर्किट की जो रेजिस्टेंस होता है, अगर हम बात करेंगे आइडियल के केस में, आइडियल डायोड की बात करेंगे, तो उस कंडीशन में यदि डायोड मेरा शॉर्ट है, ठीक है, तो यह डायोड मेरा फॉरवर्ड बायस में है, सर्किट हमारी शॉर्ट है, तो उस कंडीशन में जो रेजिस्टेंस होता है आइडियल की केस में वो 0 होता है। तो रेजिस्टेंस मान आइडियल केस में 0 होता है, लेकिन हम बात करते हैं यदि प्रैक्टिकल में तो क्या बोलते हैं उसे, लो। ठीक है, क्योंकि अगर प्रैक्टिकल में बात करेगा तो आपको जो लो या कोई अगर ऑप्शन देता है कि निम्न से कौन सा डायोड का रेजिस्टेंस है, मान चलो कि ऑप्शन में दिया हुआ है, एक में दिया हुआ है 100 ओम, एक में दिया हुआ 500 ओम, ठीक है, और एक में दिया हुआ है आपको 250 ओम। ठीक है, इसके अलावा आपको ये जगह दिया हुआ है 50 ओम। ठीक है, तो कह रहा है कि डायोड का रेजिस्टेंस कितना होगा फॉरवर्ड की कंडीशन में, तो आपको जो ऑप्शन टिक करना रहेगा वो ऑप्शन नंबर 50 टिक करना रहेगा, कि उस ऑप्शन में जो सबसे कम वैल्यू रहेगी वही आपका रेजिस्टेंस होगा डायोड के केस में। ठीक है, फॉरवर्ड बायस में। तो क्वेश्चन आता है इस पर। ठीक है, तो मैं बताया था जब डायोड फॉरवर्ड बायस होता है तो उस कंडीशन में धारा का प्रवाह आसानी से होता है, लेकिन जब सर्किट हमारी मतलब डायोड जो हमारा रिवर्स बायस में होता है, जब डायोड हमारा रिवर्स बायस में होगा उस कंडीशन में क्या होगा, धारा का प्रवाह नहीं होता है। तो मैंने एक कंडीशन बताई थी PN जंक्शन बना के। ठीक है, तो जब डायोड रिवर्स बायस में होता है तो सर्किट कैसे हो जाती है, हमारी ओपन हो जाती है। जब सर्किट हमारी ओपन हो जाती है तो उस कंडीशन में जो रेजिस्टेंस होता है, अगर हम आइडियल की केस में बात करेंगे, आइडियल डायोड की, तो अगर हम आइडियल डायोड की बात करते हैं तो उस कंडीशन में जो हमारा रेजिस्टेंस होता है वो इनफाइनाइट होता है। कितना होता है, इनफाइनाइट होता है। लेकिन हम प्रैक्टिकल के केस में बात करते हैं, व्यवहारिक रूप में बात करते हैं, तो उस कंडीशन में क्या होगा, वेरी हाई या हाई आप कह सकते हो। ठीक है, तो ऑप्शन में जो दिया रहेगा वो आपको टिक करना रहेगा। यदि हाई दिया रहेगा तो हाई का मतलब जैसे मैंने बताया अभी कि अगर 1000 ओम है किसी का, ठीक है, और किसी का 500 ओम है, और किसी रेजिस्टेंस का 100 ओम है, और किसी में क्या है 50 ओम है, तो आपको अगर बात करेगा रिवर्स बायस कंडीशन में डायोड का जो रेजिस्टेंस होगा
तो उस कंडीशन में जो सबसे मैक्सिमम रेजिस्टेंस होगा उस ऑप्शन को आपको टिक करना रहेगा। तो काफ़ी कन्फ्यूजन होता है लोगों को यहाँ पे, ठीक है। तो हम आशा करते हैं कि कन्फ्यूजन आपका दूर हुआ होगा। तो इसके अलावा दोस्तों मैंने आपसे बात की थी क्या कि यदि हमारा पीएन जंक्शन मेरा रिवर्स बायस में होता है, ठीक है, ये मैं पीएन जंक्शन बना दे रहा हूँ, ठीक है। मैंने बताया था जब पीएन जंक्शन मेरा रिवर्स बायस में होता है, जब रिवर्स बायस में होता है तो उस कंडीशन में क्या होता है कि धारा का प्रवाह नहीं होता। तो धारा का प्रवाह के लिए मैंने बताया था कि एक चीज़ क्या कि माइनॉरिटी कैरियर के कारण धारा का प्रवाह होता है। क्या? माइनॉरिटी कैरियर के कारण धारा का प्रवाह होता था। तो जब माइनॉरिटी कैरियर के कारण धारा का प्रवाह होता था तो उस कंडीशन में जो धारा बहती थी वो रिवर्स करंट बहती थी। क्या? रिवर्स करंट IR, ठीक है। तो रिवर्स करंट हमारी किस पर निर्भर करती थी? तो रिवर्स करंट हमारी निर्भर करती थी टेम्परेचर पर। यदि हम टेम्परेचर को बढ़ाते थे, ठीक है, टेम्परेचर को बढ़ाते थे तो रिवर्स करंट हमारी बढ़ती थी। यदि हम 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर रखते थे तो हमारी 7% करंट बढ़ जाती थी, ठीक है। लेकिन वही टेम्परेचर अगर 10 डिग्री सेंटीग्रेड कर देते थे तो हमारी जो लीकेज करंट होती थी क्या होती थी? 2 गुना हो जाती थी, ठीक है। तो 2IR हो जाता है। तो रिवर्स जो हमारा ब्रेकडाउन होता है वो ब्रेकडाउन भी हमारा रिवर्स करंट या रिवर्स वोल्टेज के कारण ही हमारा ब्रेकडाउन होता है, ठीक है। तो ब्रेकडाउन कैसे होगा उसके बारे में बात करते हैं। हमने बताया कि क्या होगा कि हमारी जो करंट बहेगी रिवर्स करंट और माइनॉरिटी कैरियर के कारण बहेगी। तो एक समय होता है ऐसा कि माइनॉरिटी कैरियर की संख्या, अब देखिए क्या होता है कि जब एक माइनॉरिटी कैरियर मान चलती है कि माइनॉरिटी कैरियर में अगर हम N टाइप की बात करेंगे तो माइनॉरिटी कैरियर वहाँ पर होल्स होगा, लेकिन हम P टाइप की बात करेंगे तो वहाँ मेजॉरिटी कैरियर क्या होगा? इलेक्ट्रॉन होगा। जब इलेक्ट्रॉन और होल आपस में मूव करते हैं, मूव करने के बाद दोस्तों हम बात कर रहे थे, ठीक है, हम बात करते हैं रिवर्स बायस में ब्रेकडाउन कैसे होता है, ठीक है। ब्रेकडाउन के लिए मैंने जो बता रहा था आपको कि रिवर्स बायस में दोस्तों थोड़ा बहुत नॉइज होती है, ठीक है, आसपास की आवाज़ें आती हैं, तो उसे आप थोड़ा सुनने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। प्रयास रहता है कि वीडियो नाइट में शूट करें, लेकिन अगर दिन में करते हैं तो थोड़ी बहुत आवाज़ तो आती रहती है आसपास से, ठीक है। तो उन नॉइज़ को भी आप दूर करते चलिएगा, इन पॉइंट को आप समझते चलिएगा, ठीक है। तो मैं जो समझा रहा हूँ सब समझने का प्रयास करें। पहली बात तो क्या कि मैंने बताया कि रिवर्स बायस में जो कंडीशन रिवर्स बायस के रूप में, दोस्तों थोड़ा डिस्टर्बेंस हो रहा है, थोड़ा 1 मिनट, ठीक है, मैं ठीक करता हूँ डिस्टर्बेंस को। हाँ, हम बात कर रहे थे क्या? हम बात कर रहे थे, ठीक है, पीएन जंक्शन में। तो हमने बताया कि जब हमारा जो रिवर्स बायस होता है तो रिवर्स बायस में जो हमारी करंट बहती है वो हमारी करंट कौन सी बहती है? वो माइनॉरिटी कैरियर के कारण रिवर्स करंट बहती है। तो हम जानते हैं जो हमारी रिवर्स करंट होती है वो बायस वोल्टेज पर निर्भर करती है। जो हमारी करंट होती है वो बायस वोल्टेज पर निर्भर करती है। तो हमारा जो बायस वोल्टेज होगा, यदि हम वोल्टेज को क्या करेंगे? हम बढ़ाएंगे तो करंट हमारी क्या होगी? बढ़ेगी। तो वोल्टेज बढ़ाएंगे, करंट बढ़ेगी। एक कंडीशन ऐसी आती है कि एक मैक्सिमम वोल्टेज पर, ठीक है, करंट हमारी मैक्सिमम हो जाती है। जब करंट हमारी मैक्सिमम हो जाएगी तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा? डायोड हमारा रिवर्स बायस में चला जाएगा और डायोड क्या हो जाएगा? हमारा ब्रेक डाउन हो जाएगा। वही कंडीशन हमारी क्या कहलाती है? ब्रेक डाउन कहलाती है। और जिस वोल्टेज पर वो ब्रेक डाउन होता है वो वोल्टेज हमारा क्या कहलाती है? ब्रेक डाउन वोल्टेज कहलाती है, ठीक है। जिस वोल्टेज पर हमारा ब्रेक डाउन होगा वो हमारा क्या कहलाएगी? ब्रेक डाउन वोल्टेज कहलाएगी, ठीक है। तो आइए दोस्तों हम इसके बारे में थोड़ा और अच्छे से जानते हैं, ठीक है। हमने बताया आपको कि रिवर्स ब्रेकडाउन के बारे में हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ब्रेकडाउन हमारा क्या होगा? रिवर्स ब्रेकडाउन होगा। तो रिवर्स ब्रेकडाउन क्या है कि रिवर्स वोल्टेज के एक निश्चित मान पर धारा के तेज़ी से बढ़ जाने की प्रक्रिया को ब्रेकडाउन या भंजन कहते हैं। हिंदी में क्या बोलते हैं दोस्तों? उसे भंजन बोलते हैं, ठीक है। तो रिवर्स वोल्टेज मैंने बताया कि एक रिवर्स वोल्टेज एक ऐसा, मतलब कि एक स्टेज ऐसी आएगी कि रिवर्स वोल्टेज बढ़ेगी। जब रिवर्स वोल्टेज बढ़ जाएगी तो ज़्यादा रिवर्स वोल्टेज बढ़ने के कारण हमारी रिवर्स करंट भी बढ़ेगी। जब रिवर्स करंट भी हमारी बढ़ेगी तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा? डायोड ब्रेकडाउन हो जाएगा। जब डायोड ब्रेकडाउन होगा तो वही वोल्टेज हमारी क्या कहलाएगी? ब्रेकडाउन वोल्टेज कहलाएगी, ठीक है। तो ब्रेकडाउन दोस्तों हमारा क्या है कि ब्रेकडाउन वह वोल्टेज जिस पर यह घटना घटती है उसे बोलते हैं क्या? ब्रेकडाउन वोल्टेज कहते हैं। जिस वोल्टेज पर यह घटना घटती है उस वोल्टेज को ही हम ब्रेकडाउन वोल्टेज कहते हैं, ठीक है।
आइए दोस्तों बात करते हैं ब्रेकडाउन कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो ब्रेकडाउन हमारा 2 प्रकार का होता है। ठीक है, पहला ब्रेकडाउन हमारा क्या है, एवलांच ब्रेकडाउन, और दूसरा हमारा क्या होता है, जीनर ब्रेकडाउन होता है। तो ब्रेकडाउन हमारे 2 प्रकार के होते हैं, एक हमारा एवलांच ब्रेकडाउन होता है और एक हमारा जीनर ब्रेकडाउन होता है। तो बात करते हैं दोस्तों, जो जीनर ब्रेकडाउन होता है, जो मैक्सिमम क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में यही पूछा जाता है कि जीनर ब्रेकडाउन लगभग कितने वोल्टेज पे होता है। तो जीनर ब्रेकडाउन जो होता है वो लगभग दोस्तों 6 वोल्ट पे होता है। ठीक है, तो लगभग 6 वोल्ट के आसपास ये हमारा जीनर का ब्रेकडाउन होता है। ठीक है, तो पूछता है कि हमारा मैक्सिमम बार क्वेश्चन आया हुआ एग्जाम में कि जीनर ब्रेकडाउन किस पे होता है, किस वोल्टेज पर हमारा जीनर ब्रेकडाउन होता है। तो जीनर ब्रेकडाउन लगभग 6 वोल्ट पर जीनर ब्रेकडाउन हो जाता है। हम बात करते हैं एवलांच ब्रेकडाउन की, तो एवलांच ब्रेकडाउन जीनर ब्रेकडाउन से अधिक वोल्टेज पर होता है। ठीक है, यदि जीनर ब्रेकडाउन हमारा 6 वोल्ट पर हो रहा है तो 6 वोल्ट के अधिक वोल्टेज पे हमारा कौन सा ब्रेकडाउन हो जाएगा, वो एवलांच ब्रेकडाउन होगा। लेकिन इसकी जो एक प्रैक्टिकल वैल्यू है लगभग कितनी है, 15 वोल्ट के आसपास होती है, कोई दोस्तों में फिक्स नहीं है। ठीक है, अब आपके ऑप्शन में क्या दिया है वो आप वहाँ पर देखिएगा, लेकिन जो एक प्रैक्टिकल वैल्यू आती है, ठीक है, एवलांच ब्रेकडाउन की, तो लगभग कई बुकों में दिया हुआ है कितना, 15 वोल्ट के आसपास में। तो 15 वोल्ट के आसपास में हमारा एवलांच ब्रेकडाउन होता है। ये आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी मिलेगा, जब आपको प्रैक्टिस कराएंगे क्वेश्चन तो वहाँ पर आपको एक क्वेश्चन मिलेगा वहाँ पे कि लगभग जो हमारा एवलांच ब्रेकडाउन होता है कितने वोल्टेज होता है, तो लगभग वो 15 वोल्टेज से अधिक या 15 वोल्टेज से कम, तो आसपास में होता है। ठीक है, इसे हम लेके चलते हैं लगभग में लेके चलते हैं। ठीक है, तो हम अलग अलग ब्रेकडाउन के बारे में पढ़ेंगे कि एवलांच ब्रेकडाउन कैसे होता है, किस कारण से हमारा एवलांच ब्रेकडाउन होता है, इसके बारे में हम थोड़ा सा जानेंगे। बाकी ये सब चीज़ें ज़्यादा पूछी नहीं जाती हैं, जो पूछी जाएगी वो आपके लिए ये 2 क्वेश्चन है। मैंने आपको बताया था शुरू में ही कि ब्रेकडाउन से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते हैं, सिर्फ 1 या 2 क्वेश्चन आते हैं जो कि वो आपके लिए है। यही पूछता है कि एवलांच ब्रेकडाउन किस कंडीशन में होता है, इस कंडीशन में होगा, और जीनर ब्रेकडाउन कब होता है, ये होता है। इसके अलावा पूछता है कि टेम्परेचर को बढ़ाने पर मतलब किस ब्रेकडाउन पर टेम्परेचर का इफेक्ट पड़ता है, किस ब्रेकडाउन पर टेम्परेचर का इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो इन्हीं 2-3 पॉइंट पर हम अच्छे से फोकस करेंगे। ठीक है, तो हम बात करते हैं दोस्तों पहले हम एवलांच ब्रेकडाउन की। तो एवलांच ब्रेकडाउन कैसे क्यों होता है, किस कारण से होता है। तो दोस्तों मैंने अभी आपको बताया था, ठीक है, थोड़ा सा हम इसे अच्छे से डिस्क्राइब करते हैं। ठीक है, तो मैंने आपको बताया कि हमारा जो रिवर्स बायस होता है, तो रिवर्स बायस में धारा का प्रवाह हमारे मैग्नेटिक कैरियर के कारण होता है। जब मैग्नेटिक वाहक के कारण ही हमारा क्या होता है, धारा का प्रवाह होता है, जिससे कि हमें बोलते हैं रिवर्स धारा। तो रिवर्स धारा हमारी किस पर निर्भर करती है, टेम्परेचर पर निर्भर करती है। ठीक है, तो इस चीज़ को याद रखिएगा, जब रिवर्स बायस के कारण या रिवर्स वोल्टेज के कारण जो हमारी रिवर्स करंट बहती है, तो जब रिवर्स करंट बहती है तो उस कंडीशन में क्या होगा कि हमको हीट जनरेट होती है। ठीक है, जब हीट जनरेट होती है, आप समझ लीजिए, इसे समझने का प्रयास करें, क्योंकि जब हीट जनरेट होगी तो हीट जनरेट होने के कारण जो हमारे इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको एक्स्ट्रा एनर्जी मिलती है। जब एक्स्ट्रा एनर्जी मिलती है तो क्या होता है कि वो इलेक्ट्रॉन एक दूसरे इलेक्ट्रॉन से टकराएगा। जब एक इलेक्ट्रॉन दूसरे वाले इलेक्ट्रॉन से टकराएगा तो क्या होगा कि जब ये इलेक्ट्रॉन दूसरे वाले इलेक्ट्रॉन से टकराएगा तो उस कंडीशन में क्या होगा कि एक इलेक्ट्रॉन और एक होल्स जनरेट होगा। ठीक है, जब एक इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन से टकराएगा या एक होल्स दूसरे होल्स से टकराता है तो क्या होता है कि उस कंडीशन में एक इलेक्ट्रॉन और एक होल्स जनरेट होता है। तो ये प्रक्रिया ऐसे बढ़ती जाती है, ये प्रक्रिया तीव्र गुना बढ़ती है, तीव्रता से बढ़ती जाएगी, फिर एक इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन से टकराएगा, फिर एक होल्स और एक जनरेट होगा। तो इस कंडीशन में हमारी रिवर्स वोल्टेज बढ़ती जाती है। एक कंडीशन ऐसी आती है कि हमारा एवलांच ब्रेक डाउन हो जाता है। जो एक गुणन होता है, मतलब कि उसे ही बोला जाता है एवलांच गुणन। मतलब जब एक इलेक्ट्रॉन हमारा टूटा तो इलेक्ट्रॉन हमारा टूटा तो एक इलेक्ट्रॉन में और एक होल्स में आया, फिर हमारा एक इलेक्ट्रॉन टूटा तो फिर क्या हुआ, एक होल्स जनरेट किया और एक इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो ये प्रक्रिया ऐसे ही चलती रहती है, जो मल्टीप्लिकेशन की या गुणन की प्रक्रिया चलती रहती है, यही प्रक्रिया हमारी एवलांच गुणन होती है। इसी एवलांच गुणन के कारण ही हमारा एवलांच ब्रेकडाउन होता है। ठीक है, तो इसमें क्या है दोस्तों कि एवलांच ब्रेकडाउन जो होता है हमारा वो टेम्परेचर पर भी निर्भर करता है। तो जैसे जैसे हम टेम्परेचर को बढ़ाते हैं हमारा एवलांच वोल्टेज बढ़ेगा। जब एवलांच ब्रेकडाउन वोल्टेज बढ़ेगी तो क्या होता है कि हमारी रिवर्स करंट भी बढ़ती है। जब रिवर्स करंट हमारी बढ़ेगी तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, हमारा
एवलांच ब्रेक डाउन हो जाएगा। ठीक है, तो इसके बारे में हम कुछ पॉइंट लिख के आए हैं, वही पॉइंट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी कैसे होता है ये चीज़ें भी आपको समझ में आई होंगी। ठीक है, तो हम बात करते हैं इसके पॉइंट के बारे में। ये पॉइंट आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहीं से आपके क्वेश्चन बन जाते हैं। ठीक है, हम बात करते हैं किसके, एवलांच ब्रेकडाउन की। तो एवलांच ब्रेकडाउन क्या होता है कि यह ब्रेकडाउन अधिक रिवर्स वोल्टेज पर होता है। मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि हमारा जो एवलांच ब्रेकडाउन होता है वो जीनर वोल्टेज से अधिक वोल्टेज पर होता है। तो यह ब्रेकडाउन अधिक रिवर्स वोल्टेज पर होता है, लगभग 15 वोल्टेज के पास में। ठीक है, तो लगभग 15 वोल्टेज से अधिक भी हो सकता है और 15 वोल्टेज से कम भी हो सकता है। ठीक है, तो इसी पे आसपास में लगभग हमारा एवलांच ब्रेकडाउन होता है। हम बात करते हैं एवलांच ब्रेकडाउन का जो मान होता है वो जीनर ब्रेकडाउन से अधिक होता है। तो एवलांच ब्रेकडाउन VAWE आप बोल सकते हो। एवलांच ब्रेकडाउन का मान क्या होता है, VZ मतलब जीनर वोल्टेज से अधिक होता है। तो हमारा एवलांच ब्रेकडाउन का मान जो होता है इसको आप याद रखिएगा दोस्तों, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, तो एवलांच ब्रेकडाउन का जो मान होता है या एवलांच ब्रेकडाउन की जो वैल्यू होती है वो जीनर ब्रेकडाउन से अधिक होती है। तो आप कह सकते हो कि हमारा एवलांच ब्रेकडाउन अधिक वोल्टेज पर होता है, जबकि जीनर ब्रेकडाउन हमारा कम वोल्टेज पे होता है। दोस्तों एक चीज़ और, ये क्या है कि इसमें हम ताप बढ़ने से एवलांच ब्रेकडाउन हमारा क्या होता है, ताप हम बढ़ाएंगे। हमने बताया आपको, यदि हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो हमारा जो एवलांच ब्रेकडाउन वोल्टेज होगा वो हमारा इंक्रीज करेगा। जब वोल्टेज हमारा इंक्रीज करेगा तो हमारी रिवर्स करंट भी इंक्रीज करेगी। जब रिवर्स करंट इंक्रीज करेगी तो इस कंडीशन ऐसी आएगी कि हमारा डायोड क्या होगा, वो ब्रेकडाउन कंडीशन में चला जाएगा। ठीक है, अगर ये वोल्टेज दोस्तों अगर ज़्यादा देर तक रही, ठीक है, क्योंकि ब्रेकडाउन बहुत कम समय के लिए होता है, अगर ये ब्रेकडाउन मतलब कि रिवर्स करंट ज़्यादा देर तक प्रभावित होती रही तो डायोड हमारा क्या हो सकता है, जल सकता है। डायोड हमारा ख़राब हो जाएगा अगर ब्रेकडाउन कंडीशन में ज़्यादा देर तक रहा तो। ठीक है, यदि हमारा डायोड, आप इस पॉइंट को आप याद रखिएगा, यदि डायोड हमारा काफ़ी देर तक ब्रेकडाउन कंडीशन में रहा तो उस कंडीशन में क्या होगा कि डायोड हमारा जल सकता है, नष्ट हो सकता है या ख़राब हो सकता है। तो ब्रेकडाउन के लिए स्पेशल टाइप के डायोड बनाए जाते हैं, उन डायोड के बारे में भी हम पढ़ेंगे। जैसे हमारा जीना डायोड होता है वो विशेषता वो रिवर्स ब्रेकडाउन कंडीशन में काम करने के लिए ही बनाया जाता है, जीनर ब्रेकडाउन। ठीक है, तो दोस्तों ये रहा मेरा क्या, ये मेरा एवलांच ब्रेकडाउन रहा। हमको आशा करते हैं कि आपको एवलांच ब्रेकडाउन समझ में आया होगा। अब हम बात करते हैं जीनर ब्रेकडाउन की। तो जीनर ब्रेकडाउन कैसे होता है उसके बारे में भी हम चर्चा करते हैं। दोस्तों हम बात करते हैं क्या, जीनर ब्रेकडाउन की। ठीक है, तो मैंने बताया कि अभी हमारा जो एवलांच ब्रेकडाउन होता है वो एवलांच गुणन की प्रक्रिया के कारण होता है, लेकिन जो हमारा जीनर डायोड होता है या जीनर ब्रेकडाउन जो होता है इसमें एवलांच की गुणन की प्रक्रिया नहीं होती है। ठीक है, ये ब्रेकडाउन उस डायोड में होता है जिन डायोड के पी टाइप के क्षेत्र या पी क्षेत्र से आप बोल सकते हो या एन क्षेत्र। ठीक है, पी क्षेत्र या एन क्षेत्र। ठीक है, ये ब्रेकडाउन हमारा जीनर ब्रेकडाउन उन डायोड में होता है जिनके पी क्षेत्र या एन क्षेत्र की डोपिंग बहुत अधिक होती है। यदि पी टाइप और एन टाइप क्षेत्र की डोपिंग बहुत अधिक है तो उस कंडीशन में हमारा जीनर ब्रेकडाउन होगा। तो मैंने आपको बताया था कि डोपिंग होती है तो डोपिंग होने से क्या होगा, जब अधिक डोपिंग होगी तो हमारी जो डिप्लीशन लेयर होगी वो क्या होगी, कम होगी। जब डिप्लीशन लेयर हमारी कम होगी तो उस कंडीशन में एक फार्मूला होता है E इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/D। ठीक है, तो जब डिप्लीशन लेयर कम होगी, जब डिप्लीशन लेयर की मोटाई कम होगी तो मतलब जो उसकी डिस्टेंस कम होगी, जब डिस्टेंस हमारी कम होगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी बढ़ेगी। जब इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी बढ़ेगी तो इसी इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ने की वजह से क्या होगा कि इलेक्ट्रॉनों पर अत्यधिक फोर्स लगेगा। जब इलेक्ट्रॉनों पर अत्यधिक फोर्स लगेगा तो उस कंडीशन में क्या होगा, उसके कोवैलेंट बांड टूटेंगे। फिर वही प्रक्रिया चालू होगी। जब कोवैलेंट बांड हमारा टूटेगा, जब कोवैलेंट बांड हमारा टूटेगा तो इलेक्ट्रॉन एंड होल्स जनरेट होंगे। जब इलेक्ट्रॉन एंड होल्स जनरेट होंगे तो क्या होगा, ठीक है, तो जब कोवैलेंट बांड टूटेगा हमारा तो इलेक्ट्रॉन और होल्स युग्म पेयर के रूप में
ठीक है, एक युग्म के रूप में टूटेंगे होल्स और इलेक्ट्रॉन, तो वाहक रिवर्स वोल्टेज द्वारा ये त्वरित हो जाएंगे। मतलब जो हमारी रिवर्स वोल्टेज हमको अप्लाई हो रही है उस रिवर्स वोल्टेज के कारण क्या होगा कि ये इलेक्ट्रॉन और होल्स क्या होगा, एनर्जी मिलेगी और अधिक जनरेट होंगे, फिर उनके कारण एक बॉन्ड टूटेगा, फिर होल के रूप में इलेक्ट्रॉन और होल जनरेट होंगे। तो यही प्रक्रिया इसमें भी होती रहेगी, तो जिसके कारण एक ऐसा समय आएगा कि वोल्टेज क्या होगा कि बढ़ेगा, करंट बढ़ेगी और मेरा जीनर ब्रेकडाउन हो जाएगा। ठीक है, तो जीनर ब्रेकडाउन दोस्तों हमारा क्या होता है कि बहुत कम टेम्परेचर पर होता है। ठीक है, तो इस पर टेम्परेचर पर निर्भर नहीं करता। जीनर ब्रेकडाउन जो होता है हमारा बहुत कम ही टेम्परेचर पर होता है या बहुत कम वोल्टेज पर होता है। ठीक है, तो मैंने बताया था कि बहुत कम रिवर्स वोल्टेज पर होता है, लगभग कितना 6 वोल्ट के आसपास वोल्टेज पर, लगभग 6 वोल्टेज के आसपास वोल्ट पर हमारा ये जीनर ब्रेकडाउन हो जाता है। दोस्तों इसके बारे में भी हमने कुछ पॉइंट लिखे हैं, हम उन पॉइंट के बारे में अच्छे से डिस्कशन करते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं कुछ पॉइंट को। तो मैंने आपको बताया कि जीनर ब्रेकडाउन के बारे में पहले आप इसकी डिफिनीशन देख लीजिए। जीनर ब्रेकडाउन होता क्या है, जैसे मैंने आपको बताया कि जीनर ब्रेकडाउन वह होता है जिससे डिप्लीशन परत पर उच्च विद्युतीय क्षेत्र के कारण उसमें उपस्थित अर्धचालक परमाणुओं के इलेक्ट्रॉनों के सहसंयोजी बंध टूट जाते हैं, जिससे उच्च रिवर्स धारा प्रवाहित होती है। ठीक है, तो उसने बताया कि हमारा जो जीनर ब्रेकडाउन होता है वो उच्च रिवर्स धारा प्रवाहित होने के कारण ही हो जाता है। ठीक है, जब उसके कोवैलेंट बॉन्ड टूटेंगे तो उसके होल्स और इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, पेयर के रूप में जनरेट होंगे। इस कारण उनकी जो है विद्युतीय एनर्जी कम होती जाती है, क्योंकि डिप्लीशन लेयर कम होती जाएगी। जब डिप्लीशन लेयर हमारी कम होती जाएगी ई प्रोपोर्शनल और डी के अकॉर्डिंग आप देखें, जो डिप्लीशन लेयर हमारी कम हो रही है तो उस कंडीशन में हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा बढ़ रहा है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ने की वजह से ये हमारे क्या होती है, ये ब्रेक डाउन हो जाती है। ठीक है, अब इसके बारे में देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट क्या है। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या है दोस्तों, जीनर ब्रेक डाउन अत्यंत कम रिवर्स वोल्टेज पर लगभग 6 वोल्ट पर होती है। तो हमारा जो जीनर ब्रेक डाउन होता है वो अत्यंत कम रिवर्स वोल्टेज, मतलब बहुत ही कम वोल्टेज, लगभग 6 वोल्ट के आसपास होती है। हम बात करते हैं जिस डायोड के पी क्षेत्र और एन क्षेत्र, जैसे मैंने बताया आपको कि जिस डायोड के पी क्षेत्र और एन क्षेत्र की डोपिंग अधिक होती है उन्हीं डायोड में हमारा ये जीनर ब्रेकडाउन होता है। ठीक है, तो जिस डायोड के पी क्षेत्र या एन क्षेत्र की डोपिंग बहुत अधिक होती है वहाँ पर हमारा जीनर ब्रेकडाउन होता है। तो इस चीज़ को याद रखिएगा। पूछा जाता है कि जीनर ब्रेकडाउन कहाँ पे होगा, तो जीनर ब्रेकडाउन उसी पर होता है जहाँ पर पी टाइप और एन क्षेत्र की डोपिंग जो होती है बहुत ही अधिक होती है। क्या है नेक्स्ट पॉइंट, तापमान के बढ़ने पर जीनर ब्रेकडाउन वोल्टेज का मान क्या होता है, घट जाता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों। तो आप बोल सकते हो कि हमारा एवलांच ब्रेकडाउन जो होता है उसमें टेम्परेचर पॉजिटिव होता है और जीनर डायोड में टेम्परेचर निगेटिव होता है। क्यों, क्योंकि हम एवलांच में अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते थे तो वोल्टेज वहाँ पे बढ़ता था, लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ जब हम टेम्परेचर को बढ़ा रहे हैं तो हमारे जीनर वोल्टेज का मान कम हो रहा है। ठीक है, तो आप कह सकते हो कि यहाँ पर टेम्परेचर का इफेक्ट ज़्यादा नहीं होता है। ठीक है, तो अगर हम टेम्परेचर को बढ़ा रहे हैं तो टेम्परेचर को बढ़ाने से हमारी जो जीनर वोल्टेज होती है क्या हो रही है, कम हो रही है। ठीक है, ये पॉइंट था आपके ब्रेकडाउन से। हम आशा करते हैं कि आपको जीनर ब्रेकडाउन और एवलांच ब्रेकडाउन दोनों चीज़ें आपको अच्छी से समझ में आ गई होंगी। ठीक है दोस्तों, यही क्वेश्चन बनेगा, इसके अलावा आपको जीनर से क्वेश्चन नहीं बनते ब्रेकडाउन से। ठीक है, बाद में हम जब जीनर डायोड के बारे में पढ़ेंगे, जब टाइप्स ऑफ डायोड पढ़ेंगे तो वहाँ पर हम जीनर डायोड को अच्छे से पढ़ेंगे। तो थोड़ा दोस्तों हम इसके कैरेक्टरिस्टिक पर थोड़ा सा एनालिसिस करेंगे। इसकी कैरेक्टरिस्टिक में बना के लाया हूँ ऑलरेडी, एक कैरेक्टरिस्टिक मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, ये है मेरी कैरेक्टरिस्टिक है जो कि जीनर डायोड या मतलब कि जीनर ब्रेकडाउन या एवलांच ब्रेकडाउन की है। ठीक है, तो ये दोस्तों मेरा क्या है, आप देख लीजिए। पहले बात कि कैरेक्टरिस्टिक में होता क्या क्या है। ये लाइन हमारी क्या होती है, वोल्टेज की लाइन होती है। एक तरफ हमारी पॉजिटिव वोल्टेज होती है, एक तरफ हमारी निगेटिव वोल्टेज होती है। ये हमारी करंट की होती है, एक तरफ जिसे बोलते हैं पॉजिटिव करंट या आप बोल सकते हो फॉरवर्ड करंट, ये होती है। हमने बताया था कि डायोड की जो फॉरवर्ड करंट होती है किस में होती है, मिली एम्पियर में होती है। थोड़ा फिगर बड़ा है, कट रहा है, दिखाई
दिखाई नहीं दे रहा होगा आपको, लेकिन इतना है कि दिखाई देगा, ठीक है। तो मैंने बताया आपको कि फॉरवर्ड करंट क्या होती है, डायोड की मिली एम्पियर में होती है, लेकिन जो हमारी रिवर्स करंट होती थी डायोड की किस में होती है, वो माइक्रो एम्पियर में होती है। तो मैंने चीज़ में आपको ऑलरेडी बताया और लिखाया भी है कि इंपॉर्टेंट चीज़ है, एग्जामिनर इसे पूछता भी है कि डायोड की जो फॉरवर्ड करंट होती है वो किस में होती है, या डायोड की जो रिवर्स करंट होती है वो किस में होती है। तो डायोड की हमारी रिवर्स करंट माइक्रो एम्पियर में और फॉरवर्ड करंट मिली एम्पियर में होती है, ठीक है। तो ये ऊपर वाली लाइन मतलब हम बोल सकते हैं जैसे वर्टिकल लाइन है, तो वर्टिकल लाइन जो होती है वो हमारी करंट को प्रेजेंट करती है, और हमारी जो हॉरिजॉन्टल लाइन है वो हमारे वोल्टेज के लिए प्रदर्शित की गई, ठीक है। तो मैंने ऑलरेडी वोल्टेज 0.1, 0.2 पॉजिटिव में जो वोल्टेज ली है 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9, ठीक है। तो हम जानते हैं कि हमारा जो पॉजिटिव की जो हमारा डायोड को ऑपरेटिंग वोल्टेज है, सिलिकॉन के लिए मैंने बताया था आपको कितना होती है, सिलिकॉन के लिए 0.7 होती है, लेकिन जर्मेनियम की हम बात करते हैं तो उसके लिए जो हमारा ऑपरेटिंग वोल्टेज था वो 0.3 था, ठीक है, 0.3 वोल्ट, ठीक है। तो हमने ऑलरेडी जो हमारा फॉरवर्ड करंट होगी वो ऐसे बहेगी किस कंडीशन में, जब हमारा वोल्टेज 3 वोल्टेज से जैसे ही थोड़ा 3 वोल्टेज से आगे बढ़ेगा, 0.3 वोल्ट से जैसे डायोड मतलब कि वोल्टेज बढ़ेगा, उस कंडीशन में हमारी डायोड क्या होगी, ऑन हो जाएगा और धारा का प्रवाह होगा। एक समय धीरे धीरे मतलब थोड़ा वोल्टेज बढ़ेगा लेकिन करंट बहुत तीव्र गति से बढ़ेगी और इस कंडीशन में इसे चलता रहेगा। हम बात करते हैं रिवर्स बायस में। तो रिवर्स बायस में जैसे एक डायोड हमारा रिवर्स बायस में आएगा तुरंत ऐसे हो जाएगा, और जैसे 6 वोल्ट तक, 6 वोल्ट जैसे रिवर्स वोल्टेज में निगेटिव वोल्टेज जैसे 6 तक पहुँचेगा तुरंत हमारा क्या हो जाएगा, जीनर ब्रेकडाउन हो जाएगा। फिर जैसे जीनर से मतलब कि अगर हमारा एवलांच ब्रेकडाउन होना होगा तो जैसे 6 वोल्टेज से अधिक जाएगी वो लगभग 15 वोल्टेज, 8 वोल्टेज, 9 वोल्टेज, 10 वोल्टेज, मतलब लगभग 6 वोल्ट से जितने अधिक वोल्टेज पर जाएगा वो हमारा वो क्या होगा, वो डिजाइनर द्वारा दोस्तों फिक्स होता है। अगर कोई डायोड को डिजाइन करता है तो डिजाइनर के द्वारा फिक्स होता है कि 6 वोल्टेज पे आपको जीनर ब्रेकडाउन है, जो जीनर डायोड होगा, इसके बाद एवलांच ब्रेकडाउन जो होगा वो 6 वोल्टेज से अधिक पे होगा, तो डिजाइनर के द्वारा वो सब फिक्स किए जाते हैं, ठीक है। तो हमारा क्या हो जाएगा, एवलांच ब्रेकडाउन हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा कैरेक्टरिस्टिक है, ये सब पूछी नहीं जाती कैरेक्टरिस्टिक, लेकिन मैंने आपको दिखाया कि कैसे ये डायोड हमारा कार्य करता है। ये चीज़ें आपको पता भी चल गई होंगी कि हमारा जो कैरेक्टरिस्टिक पूछा जाता है कभी कभी कि कैरेक्टरिस्टिक किसके बीच में खींची जाती है, तो जो हमारी कैरेक्टरिस्टिक होती है वो हमारी वोल्टेज और करंट के बीच में खींची जाती है। तो आप देख रहे हो दोस्तों कि हम वोल्टेज थोड़ा बढ़ा रहे हैं पॉइंट में, लेकिन करंट हमारी बहुत तीव्र गति से बढ़ रही है, इसीलिए कहा जाता है कि डायोड जो होता है हमारा वो नॉन लीनियर होता है। क्या होता है, डायोड एक आरेखीय युक्ति है, ठीक है। तो लीनियर कंडीशन मैंने बताया कि लीनियर क्या होती है, जो ओम के नियम का पालन करती है वही हमारे क्या होती है, लीनियर होती है। तो ओम के नियम में क्या था कि करंट एंड वोल्टेज बीच में ग्राफ वो भी होता था, लेकिन जैसे जैसे हम वोल्टेज बढ़ाते थे वैसे वैसे करंट हमारी बढ़ती है तो हमको जाके एक लीनियर लाइन मिलती है, तो बोला जाता है कि लीनियर नेटवर्क है, ठीक है। लेकिन यदि इसमें देख रहे हैं हम डायोड में हम वोल्टेज थोड़ा बढ़ा रहे हैं लेकिन करंट हमारी बहुत तीव्र गति से बढ़ रही है, तो उस कंडीशन में डायोड हमारा क्या हो जाता है, एक आरेखीय युक्ति हो जाती है या नॉन लीनियर होती है। ये क्वेश्चन में कई बार पूछा गया दोस्तों, इस पॉइंट को भी आप याद रखोगे। तो इस कैरेक्टरिस्टिक से हमको एक ही चीज़ पता चलता है कि डायोड हमारा क्या है, डायोड हमारा नॉन लीनियर होता है या आरेखीय होता है। तो आपको समझ में आ गया होगा जीनर ब्रेकडाउन भी कैसे होता है और एवलांच ब्रेकडाउन भी किस कंडीशन में होता है, ठीक है। तो दोस्तों ये रहा आपका ब्रेकडाउन। हम बात करते हैं अब किसकी, हम बात करेंगे दोस्तों रेक्टिफायर की। तो हम जानते हैं कि रेक्टिफायर का काम क्या होता है। रेक्टिफायर हमारा क्या होता है, एसी टू डीसी कन्वर्टर, ठीक है। तो रेक्टिफायर क्या होता है, रेक्टिफायर का मेन काम होता है, हम बात करते हैं दोस्तों जो हमारा डायोड होता है, ये डायोड भी हमारा क्या होता है, डायोड भी हमारा एज ए रेक्टिफायर ही होता है। कभी कभी डायोड ना बोल के बोल देता है निम्न में से कौन सा रेक्टिफायर है, ठीक है, बोल देगा निम्न में से कौन सा रेक्टिफायर है, आपको डायोड का सिंबल दे देगा, डायोड बना देगा, आपको ऐसे ट्रांजिस्टर बना देगा, ठीक है, आपके लिए मासफेट बना देगा या फेट बना देगा, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपके लिए ऐसे बना देगा और आपसे पूछ लेगा निम्न में से कौन सा ऐसा रेक्टिफायर है, तो आपको उस कंडीशन में आपको डायोड पे टिक मारना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि डायोड क्या होता है, डायोड हमारा यूनिडायरेक्शनल होता है, ठीक है, एक ही दिशा में कार्य करता है और एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है। मतलब रेक्टिफायर ही हमारा क्या होता है, एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है, या आप कह सकते हो प्रत्यावर्ती वोल्टेज या प्रत्यावर्ती धारा को डायरेक्ट करंट से बोलते हैं, एक दिशीय धारा
या एक दिशीय वोल्टेज में कन्वर्ट करता है। ये हमारा क्या है, रेक्टिफायर का हम कार्य है। तो रेक्टिफायर के हम टाइप के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन पहले हम रेक्टिफायर की डिफिनीशन को देख लेते हैं। तो रेक्टिफायर की डिफिनीशन ऑलरेडी मैं लिख के लाया हूँ आपके लिए। उसके पहले दोस्तों एक पॉइंट मिल गया हमको, क्या, पीक इन्वर्स वोल्टेज। ठीक है, रेक्टिफायर को पढ़ने से पहले हम देख लेते हैं क्या, पीक इन्वर्स वोल्टेज। तो पीक इन्वर्स वोल्टेज बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, ये भी किसी डायोड के लिए। ठीक है, तो पीक इन्वर्स वोल्टेज क्या होता है, इसे बोलते हैं शिखर उत्क्रम वोल्टेज। हिंदी में क्या बोलते हैं दोस्तों, शिखर उत्क्रम वोल्टेज या पीक इन्वर्स वोल्टेज। ठीक है दोस्तों, इसीलिए टॉपिक ऑलरेडी हम लिख के रखे रहते हैं तो टॉपिक छूटने नहीं पाता। नहीं, अगर मैं ध्यान नहीं दिए होते तो मैं डायोड पढ़ा के आपको चले गए होते, शायद में आपका पीक इन्वर्स वोल्टेज छूट गया होता। ठीक है, तो क्या होता है दोस्तों, पीक इन्वर्स वोल्टेज क्या होगा कि पीक इन्वर्स वोल्टेज क्या होगा कि पीक इन्वर्स डायोड की रिवर्स बायस में वह अधिकतम वोल्टेज होती है जो बिना संधि को ब्रेकडाउन किए संधि पर आरोपित की जा सके। मतलब कि हमारा जो पीक इन्वर्स वोल्टेज होता है वह अधिकतम वोल्टेज है कि जिस वोल्टेज पर डायोड हमारा कार्य कर सकता है। ठीक है दोस्तों, मैंने आपको बताया पीक इन्वर्स वोल्टेज के बारे में। तो पीक इन्वर्स वोल्टेज क्या होती है कि ये जो डायोड का डिजाइन करता है, जो डायोड का डिजाइनर होता है, उसके द्वारा ये पीक इन्वर्स वोल्टेज ऑलरेडी क्या होती है, निर्धारित की होती है। ठीक है, मान चलो कि कोई हमारा डायोड है, वो ऑलरेडी क्या है कि 125 वोल्टेज उसके लिए फिक्स की गई है कि 125 वोल्टेज तक डायोड हमारा क्या करेगा, कार्य करेगा। ठीक है, जब तक 125 वोल्टेज रहेगी तब तक डायोड हमारा अच्छे से कार्य करेगा। जैसे 125 से अधिक हुई, ठीक है, मान चलो कि 127 से 128 पहुंची, तो तुरंत डायोड क्या होगा, हमारा डायोड हमारा ब्रेक डाउन हो जाएगा। जब डायोड हमारा ब्रेक डाउन होगा, यदि ये ब्रेक डाउन वोल्टेज काफ़ी देर तक बनी रही डायोड में, तो क्या होगा, डायोड हमारा जल जाएगा। ठीक है, तो हमारी पीक इन्वर्स वोल्टेज डिजाइनर के द्वारा निर्धारित होती है कि इतने डायोड तक, मतलब कि इतने वोल्टेज तक ये डायोड वर्क करेगा। तो आप कभी कभी देखते हो कि हर कोई आप सामान लोगे इलेक्ट्रॉनिक्स, तो उसमें लिखा रहता है 230 वोल्ट 50 हर्ट्ज सप्लाई तक या 110 वोल्ट 50 हर्ट्ज सप्लाई तक, मतलब कि उसकी लिमिट है इतनी तक कार्य करने की। तो ये क्या होती है, पीक इन्वर्स वोल्टेज था। ठीक है, आइए बात करते हैं रेक्टिफायर की। मैंने चीज़ आपको बता रखा ऑलरेडी, पहले शुरू में बता दिया था कि डायोड हमारा होगा फॉरवर्ड बायस में होगा तो क्या होगा, वो शॉर्ट सर्किट जैसा होगा। जब शॉर्ट सर्किट होगा तो उसका रेजिस्टेंस क्या होगा, रेजिस्टेंस 0 होगा। ठीक है, यदि डायोड हमारा ओपन सर्किट होगा रिवर्स बायस में, जब डायोड हमारा रिवर्स बायस में होगा तो सर्किट हमारी क्या होगी, ओपन होगी। जब सर्किट हमारी ओपन होगी तो उस कंडीशन में जो रेजिस्टेंस होगा वो इनफाइनाइट होगा। इस चीज़ को आपको याद रखना है। ठीक है, क्योंकि ये सब चीज़ें आपको काम करेंगे भी रेक्टिफायर में। तो बात करते हैं रेक्टिफायर की। तो यदि एसी को डीसी में बदलने वाली युक्ति को ही रेक्टिफायर कहते हैं। जैसे मैंने आपको बताया पहले ही, यह प्रत्यावर्ती वोल्टेज या धारा को एक दिशीय वोल्टेज या धारा में कन्वर्ट करना ही हमारा रेक्टिफायर का कार्य है। तो रेक्टिफायर क्या करता है कि प्रत्यावर्ती वोल्टेज या धारा को, जिसे बोलते हैं एसी वोल्टेज या करंट, को हम डायरेक्ट करंट या डीसी करंट में चेंज करते हैं। ठीक है, तो ये सब चीज़ें थी दोस्तों हमारी रेक्टिफायर में। तो रेक्टिफायर दोस्तों एक चीज़ और होता है क्या, वो रिपल फ्रीक्वेंसी होती है, रिपल फैक्टर होता है, उस सब चीज़ के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, हम बात करते हैं टाइप्स की। तो हमारे रेक्टिफायर कितने प्रकार के होते हैं। तो रेक्टिफायर हमारा देख लीजिए 2 प्रकार का होता है। ठीक है, एक हमारा हाफ वेव रेक्टिफायर, एक होता है हमारा फुल वेव रेक्टिफायर। तो हमारा जो फुल वेव रेक्टिफायर होता है वो 2 प्रकार का होता है, एक होता है सेंटर टाइप और एक होता है हमारा ब्रिज रेक्टिफायर। तो दोस्तों जो पहला क्वेश्चन बनता है एग्जामिनर का, वो पूछता है कि हाफ वेव में कितने डायोड लगे होते हैं। तो हाफ वेव रेक्टिफायर में 1 डायोड लगा होता है, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन पूछेगा आपसे कि सेंटर टाइप में कितने डायोड लगे होते हैं। सेंटर टाइप में हमारे 2 डायोड लगे होते हैं। ठीक है, फिर बात करता है हमारा ब्रिज की। तो ब्रिज में कितने डायोड लगे होते हैं। तो ब्रिज हमारा 4 डायोड से मिलकर बना होता है। ठीक है, तो इन 3 पॉइंट में से एक क्वेश्चन तो मैक्सिमम बार मिलता ही मिलता है। ठीक है, ज़्यादातर आजकल पूछ रहा है ब्रिज को कि ब्रिज फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर में कितने डायोड लगे होते हैं। तो फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर में 4 डायोड लगे होते हैं।
तो पहला क्वेश्चन यहीं से बनता है, ठीक है। तो हम शुरुआत करते हैं किसकी, हम शुरुआत करते हैं हाफ वेव रेक्टिफायर की। तो हम हाफ वेव रेक्टिफायर को अच्छे से पढ़ते हैं। तो दोस्तों हाफ वेव रेक्टिफायर क्या है, पहले इसकी हम डेफिनेशन जानते हैं कि हाफ वेव रेक्टिफायर होता क्या है, ठीक है। तो हाफ वेव रेक्टिफायर वह परिपथ है जिसमें एसी इनपुट के केवल आधे चक्र या हाफ चक्र के लिए हमको डीसी आउटपुट मिलती है। मतलब कि हमने एसी तो मैं फुल सर्किट के लिए दे रहा हूँ, ठीक है, एसी मैं फुल दे रहा हूँ, मान चलो साइनसॉइडल हमारे इनपुट है एसी के रूप में, हम तो एसी तो फुल साइकिल के लिए दिया, लेकिन जो हमको हाफ वेव में आउटपुट मिलता है वो ओनली एक साइकिल के लिए या हाफ साइकिल के लिए ही मिलता है, ठीक है। तो हाफ साइकिल के लिए हमको आउटपुट मिलता है। तो ये कैसे कार्य करता है इसके बारे में देखते हैं, पहले इसकी सर्किट डायग्राम देखते हैं। तो सर्किट डायग्राम आप देख लीजिए डायोड का, ठीक है। ये हमारा ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, इसमें हमारी इनपुट है एसी के रूप में, एसी इनपुट है हमारी, ठीक है। ये ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वाइंडिंग है P1 P2, ये हमारी सेकेंडरी वाइंडिंग है S1 और S2, ठीक है। तो हमारा ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, इसमें ऑलरेडी इनपुट हमारे वोल्टेज का इनपुट वोल्टेज हमारी आ रही है क्या, VI इक्वल टू होता है VM sin ओमेगा t, क्योंकि AC है इनपुट के रूप में, ठीक है। एक डायोड लगा हुआ है, डायोड D1, ठीक है। ये हमारा लोड लगा हुआ है, लोड से ऑलरेडी कनेक्ट करे हैं, इसी लोड के क्रॉस हम क्या लेंगे, आउटपुट लेंगे, ठीक है। तो जो हमारी इनपुट आएगी एसी, तो पॉजिटिव चक्र में क्या होगा, जब हमारा एसी का हमारा पॉजिटिव में चलेगा तो डायोड हमारा क्या होगा, फॉरवर्ड बायस में होगा। पॉजिटिव साइकिल में डायोड हमारा फॉरवर्ड बायस में होगा, जो डायोड हमारा फॉरवर्ड बायस में होगा तो उस कंडीशन में हमको आउटपुट मिलेगी। तो हमको उस कंडीशन में क्या मिलेगी, हमको पॉजिटिव साइकिल मिल जाएगी। जब बात आएगी निगेटिव साइकिल की, जब निगेटिव साइकिल आएगी तो डायोड हमारा क्या हो जाएगा, डायोड हमारा रिवर्स बायस हो जाएगा। जब डायोड हमारा रिवर्स बायस होगा तो सर्किट कैसे हो जाएगी, ओपन हो जाएगी। जब सर्किट ओपन होगी तो हमको निगेटिव साइकिल नहीं मिलेगी आउटपुट के रूप में, ठीक है। निगेटिव साइकिल वाली साइकिल क्या हो जाएगी, कट हो जाएगी, क्योंकि निगेटिव साइकिल में डायोड क्या हो गया, ओपन सर्किट हो गया। फिर जैसे जब सेकंड साइकिल आएगी तो फिर क्या होगा, पॉजिटिव आएगा, निगेटिव फिर नहीं मिलेगा। तो हमको ऐसी इसकी वेव फॉर्म हमको मिलती है, मतलब हमको पॉजिटिव साइकिल में आउटपुट के रूप में मिलती है, निगेटिव साइकिल हमको आउटपुट के रूप में नहीं मिलती है हाफ वेव रेक्टिफायर में। तो इस कमी को दूर करने के लिए हमने क्या लाया, क्योंकि जब कोई कमियां होंगी तो उन कमी को दूर करने के लिए उसका नेक्स्ट वर्जन आएगा। तो हमारा नेक्स्ट वर्जन जो आया वो हमारा क्या था, फुल वेव रेक्टिफायर। तो पहले हम हाफ वेव रेक्टिफायर की, ठीक है, इसके कुछ टर्म होते हैं, उन टर्म के बारे में पढ़ेंगे। इसके अलावा पहले इसकी आप देख लीजिए इसकी कैरेक्टरिस्टिक फ्रीक्वेंसी, ठीक है। हमने बताया आपको कि ऑलरेडी हमारे क्या है, इनपुट फ्रीक्वेंसी है या इनपुट सिग्नल है जो कि साइनसॉइडल सिग्नल है, ये हमारी आ रही है इनपुट के रूप में है 0 से पाई के बीच में, पाई से 2 पाई, फिर 3 पाई से लेकर 4 पाई, ये हमारी एक साइकिल है पूरी साइनसॉइडल की। तो हमने बताया कि डायोड हमारा पॉजिटिव साइकिल को ही हमको आउटपुट के रूप में देगा। तो जब डायोड हमारा फॉरवर्ड बायस में होगा, डायोड D1 जब हमारा फॉरवर्ड बायस में होगा तो उस कंडीशन में क्या होगा कि हमको एक पॉजिटिव साइकिल मिलेगी। जब डायोड हमारा रिवर्स बायस में होगा तो उस कंडीशन में क्या होगा कि हमारी कट जाएगी, ठीक है। तो इस देखिए पॉजिटिव साइकिल हमको मिल रही है, रिवर्स साइकिल हमको नहीं मिल रही है, ठीक है। तो डायोड जब हमारा फॉरवर्ड बायस होता है तो उस कंडीशन में हमको पॉजिटिव साइकिल ही आउटपुट के रूप में देखने को मिलती है। तो ये हमारा था फ्रीक्वेंसी एनालिसिस या सिग्नल का एनालिसिस इनपुट और आउटपुट का। इसके टर्म के बारे में जानते हैं कि हाफ वेव रेक्टिफायर में होता क्या क्या है। दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहीं से निकल के आता है, ठीक है। दोस्तों मैंने ऑलरेडी जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं हम ऑलरेडी आपको ऐसे बता दिए, ठीक है। बाकी ये निकालने के तरीके होते हैं, ठीक है। तो वो तरीक़ों से आपको मतलब नहीं है क्योंकि वो सब चीज़ें पूछी नहीं जाती हैं। तो ये डायरेक्ट पॉइंट आपके यहाँ एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो उन पॉइंट को ऑलरेडी मैं नोट करके लाया हूँ आपके लिए। तो इसमें क्या है कि पूछेगा आपसे कि पीक इनवर्स वोल्टेज क्या होगी हाफ वेव रेक्टिफायर की। तो हाफ वेव रेक्टिफायर की जो पीक इनवर्स वोल्टेज होती है वो हमारी VM होती है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आया हुआ है कि हाफ वेव रेक्टिफायर की पीक इनवर्स वोल्टेज क्या होती है। तो पीक इनवर्स वोल्टेज हमारी VM होती है। फिर हम बात करते हैं इसकी एफिशिएंसी की, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसके बाद, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज में आप रख लो, क्योंकि हमारी हाफ वेव की जो एफिशिएंसी होती है हाफ वेव रेक्टिफायर की होती है 40.6%। ये हमारी क्या होती है, हाफ वेव रेक्टिफायर की एफिशिएंसी होती है। हम बात करते हैं रिपल फैक्टर की, ये पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है।
ये सब पॉइंट दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो रिपल फैक्टर जो होता है हमारा हाफ वेव रेक्टिफायर का वो 1.21 होता है। 1.21 होता है हमारा रिपल फैक्टर हाफ वेव रेक्टिफायर का, ठीक है। हम आशा करते हैं कि एक चीज़ आपसे समझ जाएंगे अच्छे से। दोस्तों रिपल फैक्टर मैं आपको बताऊंगा कि रिपल फैक्टर होता क्या है, पहले आपको इसके बारे में थोड़ा बता दें, ठीक है। दोस्तों ये 3 पॉइंट जो मैंने शुरू से बताई आपको ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके बाद इसमें इसकी करंट भी कभी कभी पूछ लेता है कि आरएमएस करंट क्या होगी, तो आरएस करंट I/2 I/√2 मतलब I/2 होगा। फिर पूछ लेता है कि इसका डीसी करंट क्या होगी, ये डीसी करंट होती है I/π होती है, ठीक है। फिर हम बात कर लेते हैं इसके रिपल फ्रीक्वेंसी की, तो हमारी जो रिपल फ्रीक्वेंसी होती है वो FI होती है, ठीक है। इस चीज़ को भी याद रखना दोस्तों, हाफ वेव रेक्टिफायर जो रिपल फ्रीक्वेंसी होती है क्या होती है, वो इनपुट फ्रीक्वेंसी के बराबर होती है। इसको याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आया है। इस पर एक छोटा सा न्यूमेरिकल आता है, ठीक है। जब हम आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस कराएंगे तब आपको दिखाएंगे कि इस पर न्यूमेरिकल कैसे आता है। एक छोटा सा न्यूमेरिकल आता है, ओनली 2 से 3 सेकंड के लिए होता है, लेकिन उसका स्टेटमेंट इतना बड़ा होता है ना कि लोग देख के स्टेटमेंट पढ़ते ही नहीं है और क्वेश्चन को स्किप कर जाते हैं, लेकिन उसका आंसर ओनली 2 सेकंड में आता है, ठीक है। तो उसको हम बताएंगे जब पेपर आपको हम सॉल्व कराएंगे, क्वेश्चन आपको सॉल्व कराएंगे तब। एक होता है पीक लोड करंट, तो हमारी पीक लोड करंट होती है हाफ वेव की, हो जाती है हमारी VM हमारा मैक्सिमम वोल्टेज हो गया, RL हमारा लोड रेजिस्टेंस हो गया, RF हमारा फॉरवर्ड रेजिस्टेंस होता है डायोड का, तो VM/RL + RF। ये सब चीज़ें उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन एक आध बार एग्जाम में आया हुआ है, तो ये सब चीज़ें मैं आपके लिए लेके आया हूँ, ठीक है। तो जब से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस भी क्या रखना है आपको, इफिशियंसी, रिपल फ्रीक्वेंसी, रिपल फैक्टर कि कितने डायोड लगे होते हैं, उसकी पीक इनवर्स वोल्टेज क्या होती है। 5 पॉइंट आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आइए दोस्तों हम बात करेंगे किसकी, हम बात करेंगे फुल वेव रेक्टिफायर की। दोस्तों हम बात कर रहे हैं फुल वेव रेक्टिफायर की। तो फुल वेव रेक्टिफायर में क्या होता है कि ऐसा परिपथ है फुल वेव रेक्टिफायर जिसमें AC इनपुट तरंग के दोनों अक्षक पॉजिटिव और निगेटिव दोनों साइकिल हमको आउटपुट के रूप में मिलती हैं DC के रूप में फुल वेव रेक्टिफायर में। जैसा कि आपने अभी देखा था कि हाफ वेव रेक्टिफायर में ओनली हमको पॉजिटिव साइकिल मिलती थी, निगेटिव साइकिल नहीं मिलती थी, लेकिन उन कमियों को दूर करने के लिए हमने लेके आया फुल वेव रेक्टिफायर। तो फुल वेव रेक्टिफायर के माध्यम से वो भी कमियां दूर हो गई, ठीक है। अब पॉजिटिव और निगेटिव दोनों साइकिल हमको मिलने लगी। तो इसके हम सर्किट डायग्राम को देखते हैं। इसका सर्किट डायग्राम हमारा है, रेक्टिफायर में क्या बात करेंगे हम, फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर एक ऐसा परिपथ होता है जिसमें 4 डायोड को प्रयोग करके 4 भुजाएं बनाई जाती हैं। तो इसमें जो है 4 डायोड लगे होते हैं, मैंने आपको पहले बता दिया था। कि दोस्तों इसमें एक चीज़ यह रहा कि हमारा जो फुल वेव रेक्टिफायर था उसमें सेंटर टैप ट्रांसफार्मर का हम प्रयोग करते थे, जिससे सर्किट हमारी क्या थी, थोड़ा महंगी थी, सर्किट हमारी महंगी पड़ती थी। तो सेंटर टैप ट्रांसफार्मर को यहाँ पर प्रयोग नहीं किया जाता है। सेंटर टैप ट्रांसफार्मर को हटा के यहाँ पे हम 4 डायोड का प्रयोग करते हैं। कितना, 4 डायोड का। इन 4 डायोड को प्रयोग करने के माध्यम से जो हमारा ब्रिज की सर्किट बनती है, उसके माध्यम से जो हमको आउटपुट मिलता है वो सेम आउटपुट मिलता है हमें जैसे हमको मिलता था ऑलरेडी फुल वेव रेक्टिफायर में। तो आइए इसका हम सर्किट डायग्राम देखते हैं। ये हमारा सर्किट डायग्राम है ब्रिज रेक्टिफायर का। देखिए डायोड D1 लगा हुआ है, डायोड D2 लगा हुआ है, डायोड D3 लगा हुआ है, डायोड D4 लगा हुआ है, एक ट्रांसफार्मर लगा हुआ है जिसमें हम इनपुट सिग्नल दे रहे हैं, आउटपुट सिग्नल हम DC के रूप में, बीच में एक लोड लगा के यहीं पे हम आउटपुट लेते हैं, ठीक है। तो इसमें दोस्तों क्या होगा, जब डायोड हमारा पॉजिटिव साइकिल में, मतलब इनपुट सिग्नल की जब पॉजिटिव साइकिल में होगा तो डायोड D1 एंड D2 कंडक्ट करेगा। कौन सा डायोड, डायोड D1 एंड D2 कंडक्ट करेगा, ठीक है। जब डायोड हमारा निगेटिव साइकिल चलेगा, वो इनपुट की निगेटिव साइकिल में, तो उस कंडीशन में हमारा जो कार्य करेगा वो डायोड D2 से होते हुए डायोड D4 इस कंडीशन में हमको आउटपुट देगा, ठीक है। दे रहा, तो इस कंडीशन में हमको पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों आउटपुट मिलेंगे, ठीक है। हम देखते हैं इसकी, देख लीजिए वही सेम वेव फॉर्म मिलेंगे हमको यहाँ पे भी, ठीक है। ये हमारा इनपुट सिग्नल के लिए है, ये हमारा आउटपुट के लिए। जो हमको फुल वेव मिला था वही हमको मिलेगा ब्रिज में भी, ठीक है। तो इसमें कमी क्या थी, उसमें सेंटर टैप प्रयोग किया जाता था, वहाँ सेंटर टैप प्रयोग ना करके यहाँ पे हम 4 डायोड का प्रयोग करते हैं। सेंटर टैप ट्रांसफार्मर की अपेक्षा डायोड सस्ता होगा,
तो इसलिए सर्किट भी हमारी सस्ती होती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं दोस्तों इसके कुछ टर्म की। टर्म इसमें लगभग सेम वही है। ठीक है, जो हमारे फुल वेव रेक्टिफायर में थे वहाँ क्या था, पीक इनवर्स वोल्टेज डबल थी, यहाँ पर ओनली Vm होती है। ठीक है, इफिशियंसी 81.2% वहाँ भी थी, यहाँ भी है। रिपल फैक्टर जो होता है हमारा 0.482 होता है। ठीक है, हमारी जो रिपल फ्रीक्वेंसी होती है वो इनपुट फ्रीक्वेंसी का 2 गुना होती है। ठीक है, ये सब चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसे आप देख लीजिएगा अच्छे से, पीडीएफ आपको प्रोवाइड करा देंगे। ठीक है, बात करते हैं रिपल फ्रीक्वेंसी की, तो रिपल फ्रीक्वेंसी हमारी इनपुट फ्रीक्वेंसी की 2 गुना होती है। इसके अलावा हमारा जो IRMS, ठीक है, जो हमारी करंट होती है वो Im/√2 होती है। इसके अलावा जो हमारी DC करंट होती है वो 2Im/π होती है। दोस्तों कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, ये जितने टर्म है दोस्तों, यदि आपको टर्म याद रहेंगे ना तो आपका एक भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं, क्योंकि ये सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, इसलिए मैंने आपके लिए पॉइंट लेके आया हूँ, लिख के पॉइंट दोस्तों, एक पॉइंट अच्छे से मैं लेके आया हूँ आपके लिए। तो ये सभी पॉइंट आपको याद होने चाहिए। ठीक है, बात करते हैं शिखर लोड करंट की या पीक लोड करंट की, तो Vm/RL प्लस, देखिए फॉरवर्ड करंट का, फॉरवर्ड रेजिस्टेंस का 2 गुना होता है। तो इसमें 2RF मतलब 2 फॉरवर्ड करंट मतलब 2 फॉरवर्ड रेजिस्टेंस प्रयोग किया जाता है। ठीक है, एक तो जब फॉरवर्ड वाइज में काम करता है, जब एक दूसरा रिवर्स वाइज में, तो दोनों डायोड इसमें ऑलरेडी जुड़ जाते हैं उसके रेजिस्टेंस। तो हमारा Vm/RL प्लस 2RF, ये सब दोस्तों क्या होता है, इनका एक अलग से लंबा चौड़ा डेरिवेशन होता है। डेरिवेशन करने के बाद जाके ये टर्म मिलते हैं। ठीक है, तो आपको इन डेरिवेशन से मतलब नहीं है, मतलब आपको बस इन पॉइंट को रटने से है। आप वो रटने का तरीका बता देता हूँ आपको। आप लेक्चर देखिएगा, लेक्चर देखने के बाद इन पॉइंट को आप नोट करते चलिएगा, फिर इन्हीं लिखे हुए पॉइंट को आप 2-3 बार आप रफ में अपने आप से लिख लीजिएगा। आपको कभी नहीं बोलेगा, मैं गारंटी लेता हूँ। आप इसे लेक्चर को देखिएगा एक बार, देखने के बाद इसे 2-3 बार आप बुक में लिख लीजिएगा, उसके बाद फिर से एक बार आप वीडियो देख लीजिएगा। आपको कभी ये चीज़ें भूलेंगी नहीं, वो हमेशा हमेशा आपके लिए माइंड में सेट हो जाएंगी। ठीक है दोस्तों, मेरा रेक्टिफायर था, रेक्टिफायर यहीं पे समाप्त होगा। हम बात करते हैं इसके टाइप्स ऑफ डायोड की। इसके डायोड कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से डायोड होते हैं, उन डायोड के बारे में हम देखेंगे। बाकी नेक्स्ट वीडियो में उनके हम टॉपिक के बारे में अध्ययन करेंगे। तो हम किन डायोड के बारे में पढ़ना है हमको, पहले मैं आपको बता देता हूँ। इतने डायोड के बारे में हम बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, एक एक पॉइंट लेके चलेंगे। डायोड से आपका एक भी क्वेश्चन कभी छूटेगा नहीं, कभी मिस नहीं होगा, जब आप ये वीडियो आप देख लोगे तब। ठीक है, तो डायोड में क्या है दोस्तों, बात करेंगे किसकी, हम पावर डायोड की बात करेंगे। ठीक है, इसके बाद हम जीनर डायोड की बात करेंगे, हम बैरेक्टर डायोड की बात करेंगे, हम पॉइंट कॉन्टैक्ट डायोड की बात करेंगे, हम टनल डायोड की बात करेंगे, हम लाइट इमिटिंग डायोड की बात करेंगे, हम फोटो डायोड के बारे में बात करेंगे। ये सब डायोड हैं, 7 टाइप के डायोड हैं। इन 7 टाइप डायोड के बारे में हम अच्छे से पढ़ेंगे। बाकी दोस्तों जो हमारा और डायोड होता है, रिम्पेड डायोड, ट्रैपेड डायोड, ये सब डायोड क्या होते हैं, माइक्रोवेव में होते हैं। जब माइक्रोवेव हम कभी पढ़ेंगे, वैसे माइक्रोवेव आपके यहाँ आता नहीं है, जब कभी माइक्रोवेव को DRDO में पूछा जाता है। ठीक है, तो आपके UPR में ये माइक्रोवेव के क्वेश्चन नहीं आएंगे। तो जब माइक्रोवेव हम पढ़ेंगे, माइक्रोवेव इलेक्ट्रॉनिक्स जब पढ़ेंगे कभी, ठीक है, माइक्रोवेव इंजीनियरिंग होता है, तो उसमें हम आपको और डायोड के बारे में बताएंगे। ठीक है, लेकिन अभी आपके लिए इतने ही डायोड इंपॉर्टेंट हैं, इतने डायोड से आपके लिए क्वेश्चन बनेगा। दोस्तों इसके पहले मैंने दोस्तों बताया था आपको, सेमीकंडक्टर का एक टॉपिक छूट गया था। ठीक है, उसमें क्या था हमारा, वो तो हमारा मास सेक्शन लॉ था जो कि छूट गया था। मैंने मास सेक्शन लॉ ऑलरेडी मैं आज ले लिया हूँ, तो मैंने इसके बारे में कुछ बताया था आपको, तो इसके PDF में इसका नोट्स प्रोवाइड कर देंगे, तो आप इस चीज़ को आप नोट कर लीजिएगा। बाकी थोड़ा सा एक नॉर्मली एक वर्बल थोड़ा जानकारी मैं दे देता हूँ आपको कि मास सेक्शन होता क्या है। मास सेक्शन क्या होता है कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में मैंने बताया था आपको, जो मुक्त इलेक्ट्रॉन और होल जो होते हैं दोनों क्या होते हैं, समान होते हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में। मैंने आपको बताया था, सेमीकंडक्टर पढ़ाया था कि हमारा इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर जो होता है वो क्या होता है, प्योर सेमीकंडक्टर होता है। तो प्योर सेमीकंडक्टर में क्या होता है कि प्योर सेमीकंडक्टर में सिलिकॉन या जर्मेनियम होते हैं। तो सिलिकॉन और जर्मेनियम में इलेक्ट्रॉन और होल्स की संख्या बराबर होती है। जब तक उसमें कोई डोपिंग नहीं करते तब तक उसमें चालन नहीं होता। तो डोपिंग करते हैं तो अशुद्ध हो जाता है, जब अशुद्ध हो जाता है तो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर मिल जाता है। तो हम बात कर रहे हैं यहाँ पे सिर्फ इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की। तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में क्या होता है कि मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या जो होती है होल के बराबर होती है। ठीक है, इसमें क्या होता है, थर्मल इक्विलिब्रियम में अर्धचालक में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की जो सांद्रता होती है, जो कंसंट्रेशन होती है, वो होल्स की कंसंट्रेशन के गुणनफल का नियत होती है। ठीक है, तथा डोपिंग की मात्रा पर निर्भर नहीं करता।
इसको मास सेक्शन लॉ कहते हैं। तो मास सेक्शन लॉ के अनुसार, ठीक है, मास सेक्शन लॉ के अनुसार क्या होता है, n इंटू पी इक्वल टू एन आई स्क्वायर। तो n हमारा क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन की मोबिलिटी, इलेक्ट्रॉन की कंसंट्रेशन हो गई। बात करते हैं p, तो होल का कंसंट्रेशन हो गया। एन आई हमारा इंट्रिंसिक अर्धचालक की कंसंट्रेशन है, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, आप देख लीजिए। n क्या है, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की सांद्रता, मैंने आपको बताया। p क्या है, होल की सांद्रता है। एन आई क्या है, होल्स व मुक्त इलेक्ट्रॉनों की इंट्रिंसिक सांद्रता है, ठीक है। तो फार्मूला होता है। आपसे बस ये पूछता है कि मास सेक्शन लॉ निम्न में से कौन सा मास सेक्शन लॉ है। तो आपको इस चीज़ को याद रखना है, एन पी इक्वल टू एन आई स्क्वायर, यही हमारा मास सेक्शन लॉ होता है। कई बार एग्जाम में आया हुआ है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था, इसलिए मैंने इसको भी कवर कर दिया। तो आपका लगभग सेमीकंडक्टर खत्म होने के कगार पे है। नेक्स्ट वीडियो में हम टाइप्स ऑफ डायोड पढ़ लेंगे, तो सेमीकंडक्टर आपका ख़त्म हो जाएगा। फिर हम स्टार्ट करेंगे क्या, ट्रांजिस्टर को जल्दी ख़त्म करेंगे, क्योंकि 3-4 लेक्चर ट्रांजिस्टर में आएगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ट्रांजिस्टर में। मैक्सिमम क्वेश्चन ट्रांजिस्टर से ही बनते हैं। फिर ट्रांजिस्टर को ख़त्म करने के बाद हम पढ़ेंगे आपको फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर भी आपका पूरा होगा। इसके बाद फिर हम आ जाएंगे नेक्स्ट बुक में EDC में, तो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस कंपोनेंट में आ जाएंगे। तो वहाँ पे हम एम्पलीफायर पढ़ेंगे और ऑक्सीलेटर पढ़ेंगे। एम्पलीफायर, ऑक्सीलेटर पढ़ के पूरे इलेक्ट्रॉनिक्स को हम ख़त्म करेंगे। तो मान चलिए कि अभी 8 से 10 वीडियो आएंगे इलेक्ट्रॉनिक्स की। 8 से 10 वीडियो में आपका इलेक्ट्रॉनिक्स पूरा कवर हो जाएगा अच्छे से, आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ठीक है। लेकिन दोस्तों, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ कि मैं रेगुलर आपको वीडियो नहीं दे पाता हूँ, वो मेरी स्वयं की मेरी पर्सनल मजबूरी है, जिसके कारण मैं आपको वीडियो रेगुलर प्रोवाइड नहीं करा पाता। लेकिन हाँ दोस्तों, भविष्य में अगर सब कुछ अच्छा रहा तो शायद मैं आपको रेगुलर क्लास दे सके, ठीक है। क्योंकि दोस्तों क्या है कि ये सब जो मैटर मैं आपके लिए लिखता हूँ, इनको लिखने में बहुत टाइम लगता है। तो एक दिन में लिखता हूँ तो एक दिन लिखने में पूरा ख़त्म हो जाता है, वीडियो को रिकॉर्ड करता हूँ, तो ये सब चीज़ें थोड़ा करने में टाइम लग जाती हैं। तो इसके लिए मैं आपसे रियली वेरी सॉरी मैं कहता हूँ कि मैं आपको रेगुलर वीडियो नहीं प्रोवाइड करा पा रहा हूँ, लेकिन प्रयास है कि रेगुलर वीडियो आपको मिलती रहेगी। दोस्तों, यदि आज की क्लास आपको अच्छी लगी है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो। यदि आपके ज्ञान के भंडार में यदि थोड़ा बहुत यदि हम ज्ञान आपको अर्जित कर चुके हैं, थोड़ा बहुत ज्ञान आपको बढ़ाएं हैं आपका, तो हम आशा करें कि आप इस वीडियो को ज़रूर से ज़रूर शेयर करेंगे। यदि वीडियो आपको मेरी अच्छी लगी है, आप मेरी बातों से, मेरे कंटेंट से ज़्यादा खुश हैं, संतुष्ट हैं, तो आप कम से कम 10 से 12 लोगों को आप वीडियो ज़रूर शेयर करोगे। थैंक यू दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।